हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर, जहां पर हम मैथ्स को सिर्फ सीखते नहीं हैं, हम मैथ्स को जो है वो फील करते हैं। और आज की वीडियो में जो है वो हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की जो पहली एक्सरसाइज है 5.1 उसकी हम सभी एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। और बिलीव मी, मतलब कि आप बिलीव करो चाहे ना करो, बट 5.1 की जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह का आजकल का पेपर का ट्रेंड है उस हिसाब से ये जो एग्जांपल्स हैं ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कंटिन्यूटी एक ही एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 वीडियोस करवाई थी एक्चुअली। कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, जिसमें मैंने 20 मिनट्स में वो कंसेप्ट बताया था। कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स में मैंने आपको 2 पार्ट्स में डेरिवेटिव्स को जो है वो अलग अलग डिस्कस किया था। और अगर आपने 3 वीडियोज़ देख ली तो आपको ना ये पूरा चैप्टर जो है बहुत इजी लगने वाला है। मतलब इसके बाद जस्ट हमारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हमें करने हैं, तो देखना आप खुद बोलोगे कि यस, हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर जो है ये हमारा सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर को करने का फ़ायदा ये है, अगर आप ये चैप्टर कर लेते हो तो आपको नेक्स्ट चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में और डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका ये चैप्टर वीक रह गया तो समझ लो आपका पूरा कैलकुलस खराब है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको मतलब कि इस पूरे चैप्टर में, मतलब कि पूरी एक्सरसाइज में जरूरत रहेगी। इसको मैं बोलूँगा फंक्शन सिंगल वैल्यूड। देखो, सिंगल वैल्यूड का मतलब ये है कि फंक्शन की एक ही वैल्यू, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ 2x+4, तो हम फंक्शन की कंटिन्यूटी इस तरह से चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बेसिकली वहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस तरह से चेकआउट कर सकते हो। और अगर हमारा फंक्शन डबल वैल्यूड है, मतलब फंक्शन की वैल्यू कुछ इस तरह से है कि 0 से छोटे के लिए कुछ और है, 0 से बड़े के लिए कुछ और है, डबल वैल्यूड है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट जो है वो यूज़ करेंगे। कंटिन्यूटी मीन्स फंक्शन शुड बी डिफाइंड एवरीवेयर। अब ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, बट जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो ऐसा करें, सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो बहुत इजी एग्जांपल है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 2x+3 एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन कौन सा है, 2x+3, और आपको पता है ये जो फंक्शन है ये हमारा सिंगल वैल्यूड है। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट कहाँ पर चेक करना है, x अप्रोचेस टू 1 f(x), और फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी है, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2x+3। देखो मैंने आपको क्या बताया था, फंक्शन कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर डायरेक्टली 1 फिल कर सकते हो, यहाँ पर आप डायरेक्टली 1 फिल कर सकते हो। ये मैंने आपको लिमिट के कंसेप्ट में भी समझाया। तो कितनी आई वैल्यू इसकी, 5। अब डायरेक्टली नाउ डायरेक्टली f(1) पर चेक कर लो, तो f(1) भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो कितना आया, 5। तो देयरफॉर अगर हमने लिमिट चेक की, फंक्शन की हमने लिमिट चेक की और वो f(1) के इक्वल ही आ गया, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होगा, देयरफॉर f इज कंटिन्यूस। तो हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1। फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। आई थिंक ये बहुत इजी एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर है। एग्जामिन वेदर द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x² इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो हमें चेक करना कि क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो सेम वही एग्जांपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट फंक्शन को लिखेंगे, लेट f(x) इज इक्वल टू x²। अब क्योंकि फंक्शन सिंगल वैल्यूड है, क्योंकि फंक्शन हमारा सिंगल वैल्यूड है, तो डबल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x), क्योंकि उन्होंने हमें 0 पर बोला, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) की वैल्यू कितनी है, x²। तो अब यहाँ पर z0 फिल कर दो डायरेक्टली, तो कितना आंसर आएगा, 0। आल्सो अब आपको पता है f(0) भी चेक करेंगे, f(0) कितना आएगा, 0 का स्क्वायर, वो भी 0 आ गया। देयरफॉर लिमिट हमने चेक की x अप्रोचेस टू 0 f(x), वो f(0) के ही इक्वल आ गई। तो यहाँ पर भी हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो गया एट x इज इक्वल टू 0। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फंक्शंस का लेवल क्वेश्चंस का लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod x। अब mod x, अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूं नॉर्मली कि mod x का मतलब क्या है, तो बच्चा नॉर्मली पता क्या बोलेगा, सर जिसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, और बिल्कुल सही है।
बट ये ऐसा थोड़ी ना कि किसी ने बोला कि मॉड फंक्शन इस तरह से बिहेव करेगा और वो इस तरह से बिहेव करने लग गया। इसके पीछे भी एक कहानी होती है। तो मॉड फंक्शन जो है वो किस तरह से काम करता है, तो मॉड फंक्शन बेसिकली मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँ तो मॉड फंक्शन अगर मैं लिखना चाहूँ ना, तो मॉड फंक्शन बेसिकली इस तरह से काम करता है। एक्स अगर 0 या 0 से बड़ा है, एक्स अगर 0 से छोटा है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, आप एक्स की कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी सोच लो, जैसे 1 2 3, तो फंक्शन का आंसर कितना आएगा, मतलब एफ ऑफ 1 का आंसर कितना आएगा, मॉड 1, और इसका आंसर कितना आएगा, x मतलब 1। देखो जब भी x जो है वो 0 से बड़ा है तो सिंपली आंसर कितना आ रहा है, x, और जब भी x की वैल्यू 0 से छोटी है, जैसे -1 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, इसके अकॉर्डिंग आंसर करेगा हमारा फंक्शन। x की वैल्यू कितनी है, -1, और उसके बाद पहले से माइनस लगा है, तो कितना आंसर आ गया, +1। मतलब जो -1 का मॉड +1 आता है वो इस तरह से आता है। तो ये मतलब कि ना, ये आपको मतलब कि याद रखना है कि मॉड फंक्शन जो है वो हमारा इस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, ये जस्ट आपके नोट्स के लिए, आप लिखना चाहो, मतलब पेपर में नहीं करना, जस्ट आपको समझाने के लिए था। अब आपको पता है कि मॉड फंक्शन हमारा किस तरह से काम करता है। लेट सबसे पहले मॉड फंक्शन की वैल्यूज लिखो। मॉड x इज इक्वल टू एक्स इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स इफ x लेस देन 0। तो ये हमारा मॉड फंक्शन, इस तरह से मॉड फंक्शन काम करता है। अब क्योंकि उन्होंने सिर्फ डायरेक्टली हमें बोला है कि 0 पर चेक करो, इसलिए हम 0 पर चेक करेंगे। वैसे ना इसमें आगे जाके आपको पता लगेगा कि क्या क्या गलतियां आपसे हो सकती हैं। उन्होंने बोला कि 0 पर चेक करना है, तो हम इसको जो है वो डायरेक्टली 0 पर ही चेक करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी। सबसे पहले लिखेंगे हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट। आपको पता है इसका मतलब क्या है कि हम 0 को जो है वो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे। हम 0 को जो है, मान लो यहाँ पर 0 है, हम उसको यहाँ से लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव fx। 0 नेगेटिव का रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो है x 0 से छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है, मतलब 0 से पीछे है। और जब भी हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 से पीछे होती है तो हमारा फंक्शन इस तरह से आंसर करता है, कितना, -6। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस, लेट लिमिट h अप्रोचेस टू 0। क्योंकि ना इसके पीछे कहानी, क्योंकि ना इसके पीछे भी एक रीज़न है। देखो नॉर्मली देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में ये था कि यही इसी पे बात करते हैं, x अप्रोचेस टू 0, मतलब x 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 नहीं है बट 0 को अप्रोच कर रहा है, तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली उसको 0 ही फिल कर दिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, ये 0 से किसी छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है। अब 0 से छोटा नंबर तो डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए हम h का कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं, h अप्रोचेस टू 0। h अप्रोचेस टू 0 का मतलब ये होता है कि h अप्रोचेस टू 0 का मतलब ये होता है कि 0 जो है बहुत छोटा नंबर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जहाँ पर भी x है, जैसे यहाँ माइनस है, जहाँ पर भी x है कैसे लिखेंगे, x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, 0 माइनस उसके साथ क्या लिखेंगे, h, 0 माइनस h, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और वैसे भी चलो एक बार कर ही देता हूँ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ये प्लस h है, तो अगर आप 0 फिल करोगे तो आंसर कितना आएगा इसका, 0। अब सेम वे से अगर नेक्स्ट जो हम काम करने वाले हैं वो होगा हमारा राइट हैंड लिमिट। वो क्या होगा, हमारा राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट क्या लिखेंगे, x अप्रोचेस टू 0 प्लस, हम जो है वो 0 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा। इसका मतलब क्या है कि 0 से थोड़ा सा बड़ा। और जब भी हमारे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन नहीं, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो हमारा फंक्शन कितना आंसर करता है, x। तो यहाँ पर भी सेम, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब क्या लिखेंगे, x लिखा है ना, x को क्या लिखेंगे, 0 प्लस h। सोच के देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 से छोटे नंबर को, तो मैंने यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखा है, 0 में से कुछ नंबर माइनस किया, मतलब पीछे गया हूँ। x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 से बड़े नंबर को, तो मैंने x की वैल्यू क्या फिल किया, 0 प्लस h, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर। अब इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h, इसका आंसर कितना आएगा, 0। इसका आंसर भी कितना आ गया, 0। तो आगे चलते हैं। तो देखो अब हमारा लास्ट क्या रह गया, हमारा लास्ट रह गया जी f ऑफ 0।
एफ ऑफ ज़ीरो पर चेक करेंगे। एफ ऑफ ज़ीरो मतलब एग्जैक्टली तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ इसको ऐसा लिख लो, इसको ऐसा मत करो, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो फंक्शन की वैल्यू आपके सामने पड़ी है, कितनी है, एक्स। तो एफ ऑफ ज़ीरो कितना आएगा, वो भी ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखूंगा, देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स। तो इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं। देयरफॉर यहाँ पर क्या हुआ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव एफ एक्स और एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ज़ीरो। इन तीनों की वैल्यू जो है वो सेम है, और अगर इन तीनों की वैल्यू सेम है मतलब हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जो है वो ट्रू है। देयरफॉर एफ इज़ कंटिन्यूस, तो यहाँ पर हमारा एफ जो है वो कंटिन्यूस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। आई होप ये क्वेश्चन भी जो है आपको अच्छे से क्लियर है। देखो कुछ भी मुश्किल नहीं था, जैसे इसमें ये है कि मॉड फंक्शन किस तरह से बिहेव करता है वो मैंने आपको बताया, बाकी तो सारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शो दैट द फंक्शन, अब देखो ये फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर क्या था, लेस देन ग्रेटर देन ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अच्छी बात है, इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि एनसीईआरटी एक अच्छी बुक है, एनसीईआरटी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ आप एनसीईआरटी करो, बट ऐसा होता है कि हर एक बच्चे का लेवल होता है अलग अलग। अगर आपको लगता है देखो, पहले हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलो। अगर आपको लगता है कि मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं, कुछ बच्चों का टारगेट ये भी होता है ना कि मुझे सिर्फ पास ही करना है, मुझे पासिंग मार्क्स लेने हैं, तो ठीक है। बट अगर आपका मतलब कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने का टारगेट है, सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करो। जैसे ही आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हो, कोशिश करो कि उसको नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट कर लो। जैसे आप 12th में हो तो नवंबर दिसंबर तक एनसीईआरटी जो है अपनी कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हो, पीवाई यूज़ कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हो, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो इस तरह से आप अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर फंक्शन ऐसे दिया हुआ है हमारा, फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो 1 है, अगर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है। इज नॉट कंटिन्यूस, हमें ये इसको प्रूव करवाना है कि ये कंटिन्यूस ज़ीरो पर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर बिना सोचे समझे, देखो हमें कुछ नहीं लेना क्वेश्चन से, हमें बस लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो कैसे करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस, तो ज़ीरो पर चेक करना है, तो ज़ीरो से लेफ्ट साइड को अप्रोच करते हैं, एफ एक्स। ठीक है, आपके स्टेप्स हमेशा सेम रहेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, एक्स जो है वो ज़ीरो से कम वैल्यू को, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर तो क्लियर था, कि एक्स ज़ीरो से छोटा है तो ये वाली वैल्यू है। इसमें कैसे देखेंगे, इसमें ऐसे देखेंगे कि एक्स ज़ीरो से छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है, मतलब वो ज़ीरो नहीं है। एक्स ज़ीरो से छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है, मतलब वो ज़ीरो नहीं है। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब प्लस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। अब हमें क्या करना है, बेसिकली एक्स को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है एक्स को, ज़ीरो माइनस एच का क्यूब प्लस 3। देखो मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, इसका मतलब यह है कि एक्स ज़ीरो से छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब भी वही है। मैंने एक्स की वैल्यू कितनी फिल की है, जीरो से थोड़ी सी कम वैल्यू। अब वैसे जीरो अप्रोच करवा दो, क्योंकि ज़ीरो माइनस ज़ीरो का क्यूब, जब अप्रोच करवाते हैं तब लिमिट नहीं लिखते। ठीक है, तो इसका आंसर अल्टीमेटली कितना आएगा, 3 ही आएगा। अब सेम वे से राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। देखो राइट हैंड लिमिट भी बहुत इजी है, तो कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स। अब ज़ीरो प्लस का मतलब क्या कि एक्स ज़ीरो से बड़ा है, मतलब वो ज़ीरो नहीं है। अगर वो ज़ीरो नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा की तरह वही है, एक्स क्यूब प्लस 3। तो यहाँ पर फिर से क्या लिखेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो कैसे लिखेंगे एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, जहाँ पर भी एक्स है ज़ीरो प्लस एच, मतलब ज़ीरो से बड़े नंबर को अप्रोच कर रहा है। तो लिमिट अप्रोच करवा दो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो का क्यूब है प्लस 3 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो ये दोनों तो इक्वल आ गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है जी, इसके बाद करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो फंक्शन की वैल्यू, मतलब एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। तो क्लियरली यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स नॉट इक्वल टू, सही लिखा ना मैंने,
नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0, देयरफॉर एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस। यहाँ पर हमारा देखो वही सेम काम ही हमें करना है, वही सेम काम ही करना है, वो एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। चाहे वो प्रूव दैट बोलते चाहे नहीं बोलते, बट हमारा फंक्शन जो है वो क्लियरली कंटिन्यूस जो है वो नहीं है, क्योंकि हमारे आपके सामने ही है ये वाली वैल्यूज आपस में तीनों आपस में इक्वल जो है वो नहीं आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चेक द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के इज कॉन्टिन्यूस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से गौर किया हो, ये फंक्शन किस तरह का है, ये फंक्शन हमारा किस तरह का है, लेट एफ एक्स। अब ये हो सकता है कि ये बेसिकली क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। देखो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये होता है उसमें चाहे कुछ मर्जी फिल कर लो, उसका आंसर हमेशा सेम वैल्यू ही आएगा। अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1 की बात करूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 की बात करूं, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, ये आपको एमसीक्यू या रीजन असर्शन में आ सकता है। अगर मैं यहाँ पर एक्स के लिए 1 फिल करूँ तो भी आंसर 1 आएगा, 2 फिल करूँ तो भी 1 आएगा, 3 फिल कर लूँ तो भी 1 आएगा। मतलब हमेशा इसका आंसर जो है वो 1 ही, या इसका आंसर हमेशा के ही आएगा। अब इसको प्रूव कैसे करना, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि चेक करो कि कांस्टेंट फंक्शन, ऐसे आएगा, एमसीक्यू आ सकता है, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज डैश फंक्शन, तो उसमें ऑप्शन में कंटिन्यूस भी आ सकता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आपने इस वे से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो देखो उन्होंने, अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर यहाँ पर कोई पॉइंट तो दिया नहीं हुआ जिस पर हम चेक करेंगे। जब भी किसी क्वेश्चन में पॉइंट ना दिया हो, आपने क्या करना है, लेट सी बी एनी रियल नंबर। हम एक कोई भी रियल नंबर मान लेते हैं, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन में कुछ भी। तो आपको पता है फंक्शन सिंगल वैल्यूड है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स। और आपको पता है लिमिट एक्स अप्रोचेस सिंगल वैल्यूड है, इसकी वैल्यू के है, और जो मर्जी हो इसका आंसर तो हमेशा के ही आएगा। आल्सो एफ ऑफ सी की बात कर लेते हैं, एफ ऑफ सी, ठीक है, एफ ऑफ सी का आंसर भी कितना आएगा, के। आप जो मर्जी वैल्यू फिल कर लो, फंक्शन का आंसर तो हमेशा के ही आएगा। अब क्लियरली आपके सामने है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स का आंसर कितना आ रहा है, एफ ऑफ सी के इक्वल आ रहा है। सिंगल वैल्यूड है तो यही चेक करेंगे, तो देयरफॉर कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। तो ये हमारा फंक्शन जो है ये हमेशा क्या है, कंटिन्यूस। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू वगैरह में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट आइडेंटिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखो, आइडेंटिटी फंक्शन लिखा हुआ है ऑन रियल नंबर्स गिवन बाय, वैसे दे दिया, हो सकता है पेपर में ये आ जाए कि चेक करो आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको रिलेशन फंक्शंस में भी बताया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, इस कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। यहाँ पर भी सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, कोई नंबर नहीं हमें दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर। ये कोई भी रियल नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन जीरो कुछ भी। आपको पता है हमारा फंक्शन कैसा है, हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सिंगल वैल्यूड है तो लिमिट मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत ही नहीं है, एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स। आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स, और इसमें लिमिट को फिल कर दो तो कितना आंसर आ गया, सी। और आल्सो एफ एक्स मतलब एग्जैक्टली सी पर चेक कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू सी पर, वो भी कितना आ रहा है, सी। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सिंगल वैल्यूड फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम है, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट की कोई भी जरूरत हमें नहीं है। तो क्लियरली मतलब ये बातें ही हैं, तो क्लियरली मैं क्या लिखूँगा, क्लियरली लिमिट, मैंने इसमें लिमिट फिल की एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स, इसका आंसर कितना आया, एफ ऑफ सी के इक्वल। तो ये हमारा फंक्शन क्या है, देयरफॉर इसको ऐसे लिख लो, आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो ये हमारा फंक्शन जो है ये हमेशा क्या है, कंटिन्यूस एट एवरी
रियल नंबर, जो लैंग्वेज उन्होंने लिखी है। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा, या वो किसी और फॉर्म में आ सकता है, या आपको कोई MCQ आ सकता है, इसलिए मैं आपको इन क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे ढंग से करने को बोल रहा हूँ। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। यस हम कर चुके हैं। अब ध्यान से अगर आपने देखा हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मॉड वाला कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर क्या था, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, बस ये चीज़ नहीं थी। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में ये चीज़ आ गई है, तो इससे एक फ़र्क आएगा। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि बहुत से बच्चे इस चीज़ को गलत बोलते हैं। देखो आपको अब मॉड फंक्शन तो पता ही है कि किस तरह से डिफाइन है। सबसे पहले अपना फंक्शन जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, आपको बताइए एक्स होगा अगर एक्स जो है वो 0 या 0 से बड़ा है, ये माइनस एक्स होगा अगर एक्स 0 से छोटा है। अब इसको तो याद करके रख लो, इसका कोई भी आपको MCQ आ सकता है। अब देखो इसमें बहुत से बच्चे गलती करते हैं। आप देखो, आप कहोगे सर कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, वहाँ पर तो 0 पर था। बट पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था सर, आपने यहाँ पर हमें सिखाया था कि C कोई रियल नंबर मान लो। ठीक है, यहाँ पर मैं वही करता हूँ, लेट C बी एनी रियल नंबर। अगर मैंने C रियल नंबर मान लिया, अगर मैंने आपके कहने पर C रियल नंबर मान लिया, तो फंक्शन हमारा किस तरह से बिहेव करेगा। अगर वो 0 से छोटा तो वो इस तरह से बिहेव करेगा, अगर वो 0 से बड़ा तो वो इस तरह से बिहेव करेगा। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं। तो केस 1 कैसे होगा, ठीक है, ये डिस्कस करना जरूरी है। बहुत से बच्चों को लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, बट एक्चुअल में ये करना है। लेट C बी एनी रियल नंबर, C बी एनी रियल नंबर लेस देन 0। हमने C एक ऐसा नंबर सोचा है जो 0 से क्या है, कम है। तो हमारे देयरफॉर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, फंक्शन की हमारी वैल्यू यहाँ पर माइनस एक्स ही रहेगी। जब भी x की वैल्यू 0 से कम है, फंक्शन की वैल्यू हमारी ऐसी ही रहेगी। अब यहाँ पर अब मैं आपको यही कहूँगा कि ये बड़ा क्वेश्चन हो, लेंथ से थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए क्वेश्चन की, तो आपने क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फंक्शन जो है ना, कि फंक्शन जो है वो हमारा हर जगह डिफाइन होना चाहिए। कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो हमेशा हमेशा डिफाइन होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो माइनस एक्स है, आप इसमें कोई भी वैल्यू फिल कर लो, हमेशा कुछ आंसर आएगा। आप इसमें कोई भी वैल्यू फिल कर लो। देखो इसका मतलब आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर बाय चांस हमारे फंक्शन की वैल्यू कुछ ऐसी हो, तो हमारा जो फंक्शन जो है ना, आप इसमें सभी वैल्यूज फिल कर सकते हो, बट आप 0 नहीं फिल कर सकते। 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो इस फंक्शन को हम डायरेक्टली कंटिन्यूस नहीं बोल सकते। सेम वे से अगर कोई फंक्शन हमारा इस तरह से हो, अब इसमें हम सभी वैल्यूज फिल कर सकते हैं, बट नेगेटिव नहीं फिल कर सकते हो, कि नेगेटिव फिल करेंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसलिए बस इस बात का ध्यान रखोगे। तो हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर ये बोलेंगे दिस फंक्शन, इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इज ऑलवेज कंटिन्यूस। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इज ऑलवेज कंटिन्यूस एट एक्स लेस देन 0। तो ये फंक्शन हमारा मतलब 0 से छोटी वैल्यूज़ के लिए हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस। सेम वैसे अगर हम केस 2 की बात करें, तो केस 2 की बात करते हैं। लेट C बी एनी रियल नंबर, लेट C बी एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 0, जो 0 से बड़ा है। तो अब बताओ मेरे को फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी। आप कहोगे सर जी x। जब भी हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी है, हमारे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आएगी। और ये फंक्शन आप बस मन में सोचना कि ये कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं बन रहा, एक भी वैल्यू बता दो। इज ऑलवेज कंटिन्यूज एट एक्स ग्रेटर देन 0। तो दो केस हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट केस की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो केस कौन सा है, केस थर्ड कौन सा है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर। लेट C इज इक्वल टू 0, मतलब 0 पर चेक करना। अगर 0 पर चेक करना है तो 0 को मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट है, जहाँ पर फंक्शन जो है थोड़ा सा पीछे गए तो कुछ और वैल्यू है, थोड़ा सा आगे गए कुछ और वैल्यू है। मतलब देखो ना, ये 0 है। अब यहाँ पर हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 से कम पर हमारी माइनस एक्स है, 0 से बड़े पर प्लस एक्स है। बट यहाँ पर
थोड़ी सी गड़बड़ है, चेक करना है। हुई जीरो है, ये जीरो से थोड़ा सा पीछे गए तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, जीरो से थोड़ा सा आगे गए कुछ और वैल्यू है। हमें यहाँ पर चेक करना कि क्या यहाँ पर कोई ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब कि यहाँ पर कोई ऐसा गैप तो नहीं है। अगर ये गैप हुआ यहाँ पर तो ये डिसकंटिन्यूस है, अगर नहीं हुआ तो ये कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? लेट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव। जीरो नेगेटिव का मतलब क्या है कि x जो है वो जीरो से छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है, और जब भी x जीरो से छोटे नंबर को अप्रोच करता है हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है? -x। इसके बाद हम हमेशा की तरह क्या करते हैं? लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो माइनस, हम क्या लिखेंगे x को? जीरो माइनस h, मतलब जीरो से छोटा नंबर है। तो इसका आंसर कितना आएगा? जीरो ही आएगा, चाहे जो मर्जी फिल कर लो, इसका आंसर जीरो ही आएगा। राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में क्या है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, तो क्या लिखेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू, जब भी हमारे फंक्शन की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो फंक्शन हमारा एक्स आंसर देता है। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, क्या लिखेंगे? एक्स को जीरो प्लस एच, जीरो से बड़ा है, इसका आंसर भी कितना आएगा? जीरो। आल्सो एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो, यहाँ इसको ऐसे मत करो, ऐसा करते इसको नेक्स्ट पेज में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको पता है एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे? लेट नाउ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, उसका आंसर भी कितना आएगा? जीरो। तो देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस एवरीवेयर, मतलब हर एक रियल नंबर पर। देखो ध्यान से, मैंने सबसे छोटे नंबर चेक कर, जीरो से छोटे नंबर चेक कर लिए, जीरो से बड़े नंबर चेक कर लिए, ये स्टेप मैंडेटरी है, इसके बिना ये क्वेश्चन अधूरा है। और जीरो पर एग्जैक्टली ब्रेकिंग पॉइंट पर चेक कर लिया। तो ये याद रखोगे, एज ए रिजल्ट भी याद रखोगे कि मॉड फंक्शन जो है वो हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूस। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी का, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन आपको पता है। सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे? लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आपको पता है हम क्या करेंगे, हमें कंटिन्यूटी दी तो नहीं है, तो क्या करेंगे? लेट सी बी एनी रियल नंबर, हम कोई रियल नंबर मान लेते हैं। वैसे ना मैं आपको पहले ही बता दूं, ये फंक्शन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि ये कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा। फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, क्या लिखेंगे? सी एफ एक्स। अगर किसी बच्चे को लगता है ना कि, अगर किसी को बच्चे को ये लगता है कि मुझे ये भी प्रूव करवाना है, तो आप सेम वे से कर सकते हो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, मतलब जो मैं अब करने वाला हूँ ना, सिर्फ वही कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, तो कितना आंसर आएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, फंक्शन की वैल्यू कितनी है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो कितना आंसर आएगा? सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस वन। आल्सो एफ ऑफ सी का आंसर कितना आएगा? सेम, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस वन। देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये दोनों बराबर है, तो क्या बोलेंगे? देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस। तो हमारा जो फंक्शन है इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, ऐसे लिख लो, एवरीवेयर मतलब हर जगह कंटिन्यूस है। वैसे भी मैंने जैसा कि बताया कि ये फंक्शन कहीं पर नॉट डिफाइंड बनेगा ही नहीं, ना इसमें डिनोमिनेटर ना रूट है, इट इज कंटिन्यूस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्कस दी कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू। याद करो मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स, एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे? लेट फंक्शन को लिख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की कुछ जरूरत नहीं है। लेट सी बी एनी रियल नंबर, लेट सी बी एनी रियल नंबर, ठीक है।
नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो सकता है कि ज़ीरो नहीं हम फिल कर सकते यहाँ पर फंक्शन में। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू सी एफ एक्स। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है सर जी 1/x, सर जी 1/x, तो फिल कर दो 1/c। आल्सो एफ ऑफ c की वैल्यू कितनी आएगी, x की जगह पर c फिल कर दो 1/c। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेज टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ c। ये बराबर आगे तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये हर जगह कंटिन्यूस है अदर देन ज़ीरो, या एक्सेप्ट लिखो, एक्सेप्ट ज़ीरो। ठीक है, वैसे भी यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है, बट अगर यही क्वेश्चन में ज़ीरो ये ना लिखा होता तो हमारा फंक्शन जो है वो ज़ीरो पर नॉट डिफाइंड हो जाता, और ये क्लियरली हमारा फंक्शन जो है ये जो है वो क्या होता, कंटिन्यूस नहीं होता। ठीक है, मतलब इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये हमेशा कंटिन्यूस है एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, मतलब इसकी जो भी इनपुट वैल्यूज है सभी पर ये क्या है, कंटिन्यूस है। आई होप ये भी आपको क्लियर है। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन डिफाइंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो फिर से बोल रहा हूँ, बहुत से मैंने बच्चों को देखा है वो सिर्फ 1 पर चेक करके आते हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैंने बहुत से सोल्यूशंस भी देखे हैं वो 1 पर ही चेक करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि बाकियों पर चेक करने की जरूरत नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग वो चेक करने की जरूरत है। सबसे पहले हम इसमें केस डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कंटिन्यूटी चेक करो, हमें फिर हर जगह चेक करनी है। अगर उन्होंने बोला कंटिन्यूटी चेक करो तो हम हर एक जगह चेक करेंगे। तो केस 1 क्या लिखेंगे, केस 1 क्या लिखेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं क्वेश्चन को खींचेंगे। ठीक है, तो लेट सी बी एनी रियल नंबर लेस देन 1, जो 1 से छोटा है। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू बताओ, देयरफॉर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, फंक्शन की वैल्यू आएगी x+2। जब भी हमारे फंक्शन x की वैल्यू 1 से कम है तो x+2 आएगी। अब ये कहीं पर नॉट डिफाइंड है, सोचो। अगर आपको लग रहा है ना कि सर हम कैसे चेक करेंगे कि ये नॉट डिफाइंड है या नहीं, मतलब अगर आपको लगेगा ये कंटिन्यूस है या नहीं, तो बस देखो ये कहीं भी नॉट डिफाइंड बनेगा। चेक कैसे करना है, बस डिनोमिनेटर ना हो, डिनोमिनेटर में ना हो कुछ ऐसा जीरो ना बने, और रूट के अंदर नेगेटिव ना बने, तो दोनों चीज़ें नहीं है। हम क्या कहेंगे, इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो ये जो है हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस एट x लेस देन 1 के लिए। ठीक है, केस 2 क्या करेंगे, केस 2 ले लो जी, लेट c बी एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 1। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जब हमारा फंक्शन 1 x के लिए 1 से बड़ी है तो x-2। अब ये भी क्या है, इज ऑलवेज कंटिन्यूस, ये भी क्या है, इज ऑलवेज कंटिन्यूस एट x ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, तो नेक्स्ट कौन सा केस रह गया सर जी, केस थर्ड रह गया हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट वाला, लेट c इज इक्वल टू 1। अब 1 पर चेक करना है। अब 1 पर चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे सर जी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को करते हैं, कैसे करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव एफ एक्स। 1 नेगेटिव का मतलब बता दो मेरे को। 1 नेगेटिव का सर जी मतलब होता है कि 1 से कम। 1 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है सर जी, x+2। सर जी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्यों लगानी है, क्योंकि सर जी यहाँ पर डबल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, बहुत से बच्चे मेरे को कमेंट्स में पूछते हैं कि सर ये सिंगल वैल्यूड डबल वैल्यूड का मतलब नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इसको मैं पूरी थ्रू आउट चैप्टर 5.1 में, कंटिन्यूटी क्वेश्चन 5.1 में ही है, मैं थ्रू आउट पूरी वीडियो में यही बोलूँगा। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं, तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0, h अप्रोचेज टू 0। तो क्या लिखेंगे, x को क्या लिखेंगे, 1 - h। हमेशा इसको समझा करो, x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 से छोटे नंबर को। तो मैंने x को क्या लिखा है, लिखा क्या है, 1 - h, मतलब 1 से थोड़ा सा कम है, तो 0 अप्रोच करवा दो। तो कितना आंसर आएगा, 3। अब नेक्स्ट पेज पे राइट हैंड लिमिट कर लेते हैं।
नेक्स्ट पेज पे जो है वो राइट हैंड लिमिट हम कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस एफ एक्स, मतलब x की वैल्यू जो है वो 1 से थोड़ी सी बड़ी है, और जब भी x की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो कितना है, x माइनस 2। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, तो x को क्या लिखेंगे, 1 प्लस h माइनस 2। अब 0 अप्रोच करवा दो, कितना आंसर आ गया, -1। अब यहाँ पर ध्यान से देखो हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और हमारी जो है राइट हैंड लिमिट, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी वैल्यू 3 है, राइट हैंड लिमिट जो है उसकी वैल्यू -1 है। देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। हमारा जो फंक्शन है वो 1 पर जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। देखो सब जगह यहाँ पर कंटिन्यूस है, बट जब हमने ब्रेकिंग पॉइंट पर चेक किया तो वहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। आई होप ये आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे डिस्कस करेंगे, तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। जिस तरह से हमारा प्रोसीजर, जैसे अगर मैं पिछले क्वेश्चन को बोलूँ कि डिस्कस दी, अगर मैं यही क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ूं, डिस्कस दी सारे पॉइंट्स जो है डिसकंटिन्यूटी के वो डिस्कस करो, हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये कंटिन्यूस है, यहाँ पर ये कंटिन्यूस है, हम बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है सिर्फ 1 पर क्या है मतलब लैंग्वेज बदल दी। इस पर मैंने क्या बोला कि ये कंटिन्यूस नहीं है, उसको मैं क्या बोलूँगा अगर वो लैंग्वेज लिखी होती तो, कि फंक्शन जो हमारा डिसकंटिन्यूस है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट डिस्कस करने हैं, तो कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले हमें देखो फंक्शन लिया हुआ है कि 1 के छोटे के लिए कुछ और है, 1 से बड़े के लिए कुछ और है, एग्जैक्टली 1 पर कुछ और है, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले केस 1 को डिस्कस करते हैं। तो केस 1 क्या लेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर, या आप ऐसा करो, सी बी यानी रियल नंबर कर लो, अब उसके बाद इसको मत लिखो, ये बार बार लिखना पड़ता है, फिर हमें थोड़ा सा आपको ही फायदा होगा कि आपको कम लिखना पड़ेगा। लेट सी बी यानी रियल नंबर। अब केस डिस्कस करते हैं। अब पहला केस ले लो, केस 1 क्या लोगे, लेट सी जो है वो रियल नंबर है बट वो 1 से क्या है, कम है। हमें सब जगह चेक करना है। देखो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन है, देखो इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर 1 है तो हमने 1 से पीछे भी सब कुछ चेक करना है, 1 से आगे भी चेक करना और एग्जैक्टली 1 पर भी चेक करना। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का केस बनाने का पर्पस भी यही है। तो सी जो है वो लेस देन 1 है, तो आपको पता है हमारे फंक्शन की वैल्यू, आप मेरे को बताओ जब भी हमारे मतलब कि सी की वैल्यू 1 से कम होगी, मतलब x के लिए 1 से कम है, तो फंक्शन की वैल्यू है x + 2, और ये हमेशा क्या होगा, इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो ये हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस एट x लेस देन 1। क्यों? क्योंकि ये कहीं पर नॉट डिफाइंड जो है वो नहीं बन रहा, ये कहीं पर भी नॉट डिफाइंड जो है वो नहीं बन रहा। अब सेम वे से अगर हम केस 2 की बात करें, तो केस 2 कौन सा है हमारा, केस 2 आप सभी जानते हो कौन सा बनेगा। हमें क्या करना है, लेस देन 1 के लिए चेक कर लिया, लेट सी जो है वो 1 से बड़ा आ गया, सी जो है वो 1 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, जब भी हमारा x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x - 2। हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x माइनस इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो ये हमेशा क्या है, कंटिन्यूस एट x ग्रेटर देन 1। मतलब यहाँ पर ये भी हमारा चेक हो गया। अब केस थर्ड कौन सा होगा, केस थर्ड होगा हमारा, केस थर्ड कौन सा होगा, एट c इज इक्वल टू 1। और जब भी c इज इक्वल टू 1 आएगा तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। सर क्यों लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, अब देखो 1 से थोड़ा सा पीछे जाते ही हमारे पास कुछ और है, 1 से थोड़ा सा आगे जाते ही हमारे पास कुछ और है, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे,
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब क्या होता है सर जी? 1 नेगेटिव का मतलब होता है 1 से छोटी वैल्यू, और जब भी हमारे फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी है तो x+2 आंसर आता है यहाँ पर, x+2। इसके बाद लिमिट h अप्रोचेस टू 0, थोड़ा ढंग से लिखेंगे, h मतलब बहुत छोटा नंबर है, x को क्या लिखेंगे 1 - h, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 1 से छोटी। तो 0 अप्रोच करवा दो तो कितना आंसर आएगा? ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही आई थिंक 3 आ गया। अब सेम वे से राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करना है? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 1 से बड़ा, और जब भी 1 से बड़ा होता है हमारा फंक्शन, जब भी हमारा फंक्शन 1 से बड़ा तो x-2, तो हम क्या लिखेंगे x-2। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो क्या लिखेंगे 1 + h-2। x को मैंने क्या लिखा 1 से बड़ा, तो 0 अप्रोच करवा दो, 1 + 0 - 2, कितना आंसर आ गया -1। तो क्लियरली यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x = 1। हमें क्या करना था क्वेश्चन में? ओके, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो 1 से छोटे के लिए हमेशा कंटिन्यूस है, 1 से बड़े के लिए हमेशा कंटिन्यूस है, बट एग्जैक्टली 1 पर क्या है? डिसकंटिन्यूस। तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर x = 1 इज ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 1 एक ऐसा नंबर है जहां पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? डिसकंटिन्यूस। और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं, जैसा कि मैंने बताया था, क्वेश्चन सेम करना है हमें, जैसे अपनी लैंग्वेज एक लाइन ऐड की और हमारा क्वेश्चन जो है वो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब इसमें आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी, इस क्वेश्चन में आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर भी क्या है? फाइंड डिस्कस सॉरी कंटिन्यूटी ऑफ द, इस पर भी हमें कंटिन्यूटी जो है वो चेक करनी है। तो 0 से छोटे के लिए चेक करेंगे, 0 से बड़े के लिए चेक करेंगे। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। अगर आपने एक चीज़ नोट की हो ना, यहाँ पर कहीं पर भी मतलब कि लेस देन या ग्रेटर देन का साइन तो है, इज इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ये क्या, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लेट क्या लिखेंगे? लेट सी बी एनी रियल नंबर। हमें तो सभी जगह चेक करना है, तो सी कोई भी हम एक रियल नंबर मान लेते हैं। सबसे पहले केस 1, तो केस 1 में क्या करेंगे आप मेरे को बताओ, अब तो आपको याद हो गया होगा प्रोसीजर। लेट सी जो है वो 0 से क्या है? बड़ा। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू फिर कितनी आएगी? अगर c1 0 से बड़ा है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? -x+2। और ये हमेशा क्या है सर? कंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि ये कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा एट x > 0। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस क्या होगा आप मेरे को बताओ। सर जी ये भी बहुत ईजी है, लेट सी जो है वो लेस देन 0 है। मतलब हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी लेस देन 0 के लिए? वो डिफाइन है x+2। ये हमेशा क्या होगा? इज ऑलवेज कंटिन्यूस एट x लेस देन 0 के लिए। अब नेक्स्ट कौन सा रह गया? एग्जैक्टली 0 पर। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बट एट c = 0 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। मतलब हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है, और अगर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है तो वी कांट चेक इट्स कंटिन्यूटी, मतलब इट्स कंटिन्यूटी हम जो है इसकी कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते एट c = 0 पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? लास्ट में एक लाइन ऐड कर दो, गिवन फंक्शन। ये पेपर में आपको MCQ वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। अब मैं इसको, आप ये बोलोगे सर ये कौन सी लाइन लिखवा रहे हो? ये इसका मतलब यही है
कि जहाँ जहाँ पर फंक्शन हमारा डिफाइन है वहाँ पर ये कंटिन्यूस है। 0 पर हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो उस पर हम चेक ही नहीं कर सकते। तो ये लाइन भी आपको पता होनी चाहिए कि इस लाइन को हम कैसे लिखेंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर है। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय, तो ये इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं आप। तो आपको क्वेश्चंस जो है ना, आपको लगेगा सर ये तो बहुत ईजी है, मतलब हमारे लिए ईजी हो गया अब सब कुछ। सबसे पहले क्या करेंगे, सर जी लेट सी बी एनी रियल नंबर। अब आपको सारा प्रोसीजर ही याद हो गया होगा। लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी हमारा कोई भी एक रियल नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, सर जी केस वन में क्या करेंगे, लेट सी जो है वो 0 से कम है। तो देयरफॉर हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, हमारे फंक्शन की वैल्यू आएगी जी x²। और ये हमेशा क्या है, कंटिन्यूस। क्यों कंटिन्यूस है, इज ऑलवेज कंटिन्यूस एट x लेस देन 0। क्यों कंटिन्यूस है, क्योंकि ये कभी भी हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, सर जी सेकंड केस सेकंड क्या बनेगा, आपको पता है, सब कुछ पता है। वीडियो को पॉज करो, खुद से करके देखो। लेट सी जो है वो 0 से बड़ा है। अब अगर हमारा सी जो है वो 0 से बड़ा है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, x। और ये क्या है हमेशा, कंटिन्यूअस। देखो ये हमेशा क्या है, कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये कभी भी नॉट डिफाइंड ही नहीं बनेगा। तो हमारा फंक्शन हमेशा क्या है, कंटिन्यूस। तो थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस को यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करूँ, केस थर्ड क्या होगा, लेट सी इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली 0 पर चेक करते हैं। एग्जैक्टली 0 पर चेक करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में होगा लिमिट x, दोबारा से लिखता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब क्या है कि 0 से कम फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x²। इसके बाद क्या करते हैं, सर जी h का कंसेप्ट, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। क्या लिखेंगे x को, 0 माइनस h का स्क्वायर। अप्रोच ही करवा दो क्योंकि इसका आंसर अल्टीमेटली कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट को देख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस। 0 प्लस का क्या मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी है, सॉरी x की वैल्यू 0 से बड़ी है। x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन का आंसर कितना आ रहा है, x। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्या लिखेंगे, 0 प्लस h। अप्रोच करवा दो, कितना आंसर आ गया, 0। ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब आगे हम जा सकते हैं। आल्सो f ऑफ 0 बताओ कितना आएगा, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, इज इक्वल टू 0 पर कितनी वैल्यू आ रही है, x। इसका आंसर भी कितना आएगा, 0। तो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो हमारा फंक्शन जो है, इस पर क्या क्वेश्चन पूछा था, डिस्कस द कंटिन्यूटी। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी ये कंटिन्यूस है, यहाँ पर भी ये कंटिन्यूस है, यहाँ पर भी फंक्शन जो हमारा कंटिन्यूस है। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। वो यहाँ मतलब सब जगह, मतलब 0 से छोटे के लिए, 0 से बड़े के लिए, सब जगह हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस। तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन। अब बहुत से बच्चों को इसका मतलब नहीं पता होगा, वैसे बहुत ईजी है। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन किसको बोलते हैं, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। आप सभी को पता है इसको हम क्या बोलते हैं, सर जी लीनियर। इसको क्या बोलते हैं, सर जी क्वाड्रेटिक। इसको क्या बोलते हैं, सर जी क्यूबिक। तो पहचाना कैसे, सर जी x की डिग्री देखी, सबसे बड़ी डिग्री यहाँ पर x की कितनी है, 1। यहाँ पर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, 3 है तो क्यूबिक है। तो इस तरह से इन सबको कंबाइन में हम क्या बोलते हैं। देखो इसको मैं ना हमेशा बच्चों को इस तरह से समझाता हूँ कि बच्चे मुझसे पूछते हैं कि बार मेरे को ऑफलाइन क्लासेस में ये क्वेश्चंस पूछे हैं कि सर अगर इनके नेम है तो फिर इनको पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ। लॉयन, एलिफेंट,
डॉग्स, ये सब कुछ अलग अलग नेम है, बट इनको कंबाइन में हम क्या बोलते हैं, एनिमल्स। तो वही सेम चीज़ है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है, बट कंबाइन में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं लेट एफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो अब तो आपको क्वाड्रेटिक लिखनी आती है, आपको क्यूबिक लिखनी आती है, तो जर्नल में हम कैसे लिखते हैं, तो देखो जर्नल में कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखो a0 a1x a2x स्क्वायर। देखो याद करो क्वाड्रेटिक की जर्नल फॉर्म ये होती है, अगर किसी ने क्वाड्रेटिक की अच्छे से जर्नल फॉर्म पढ़ी है ना, वो ये होती है, और लिखा होता है a नॉट इक्वल टू 0। क्या कोई बता सकता है कि ये नॉट इक्वल टू 0 क्या होता, क्यों लिखा होता है, नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। ये इसलिए लिखा होता है कि अगर a 0 हो गया, मान के चलो कि अगर ये है ही नहीं टर्म, तो ये लीनियर बन जाएगी, इसलिए लिखा होता है। तो यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, प्लस an(xn), और यहाँ पर आप लिख दो वेयर an नॉट इक्वल टू 0 एंड n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। आपको पता है मतलब कि n जो है वो नेचुरल नंबर है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप लिखोगे फ्रैक्शन में 2/3 4/2, ऐसा नहीं लिख सकते, मगर ये नंबर्स हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन जस्ट मुझे आपको लिख के दिखाना था, तो पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने आपको लिख के दिखा दिया, पेपर में भी आपको लिखना आना चाहिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो लिखते कैसे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, एक ही वैल्यू है, तो मैं क्या करूँगा, लेट सी बी एनी रियल नंबर, तो रियल नंबर मान लेते हैं। सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो डायरेक्टली लिमिट चेक कर लेते हैं, लेट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू है जी हमारी a0 a1x a2x स्क्वायर सो ऑन an xn, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू फिल करेंगे, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी की वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर एफ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मैंने सी फिल कर दिया, a1c a2c स्क्वायर सो ऑन an cn, तो ये आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हमें एग्जैक्टली देखो लिखना ही पड़ रहा है ज़्यादा, कुछ और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हम एग्जैक्टली पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली पर चेक करते हैं, देखो लेट कैसे लिखेंगे, लेट एफ ऑफ सी का आंसर कितना आएगा, a0 a1c a2c स्क्वायर an cn। तो क्लियरली हमारी लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ एक्स और एफ ऑफ सी की वैल्यू जो है वो बराबर है, देयरफॉर गिवन, यहाँ गिवन मत लिखो, देयरफॉर पॉलिनोमियल फंक्शन is always continuous at every real number। मतलब देखो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन उठा लो, मैंने आपको ये बोला ना कि ये एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, ये हमेशा कंटिन्यूस है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन पहले नहीं बोल सकता था, बट अब हम बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस। रीज़न भी देख लो, आप कोई भी इक्वेशन उठा लो, वो कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं बनेगी, क्योंकि ना तो उसमें अंडर रूट होगा ना डिनोमिनेटर होगा, तो ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15। अब ये एग्जाम्पल मतलब कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका रिजल्ट डायरेक्टली भी यूज़ हो सकता है, और बहुत से बच्चों को मैंने बहुत बार देखा है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो मैं आपको ईजिएस्ट वे में बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखो, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शंस में भी समझाया था कि ये होता क्या है। देखो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इसको समझते हैं, ठीक है, इसको समझ के एक बार साइड पे लिख लेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या कौन सा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मतलब क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब हमें एक ऐसा इंटीजर ढूंढना है, एक ऐसा इंटीजर ढूंढना है वो या तो एक्स के इक्वल हो या मतलब उससे पीछे। मतलब इसको मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो 3.5 की बात करूँ, मान लो मैं 3.9 की बात करूँ, या मैं एग्जैक्टली 3 की बात करूँ। इसको यहाँ पर समझते हैं। तो ये मान लो आपका है 3 और ये है आपका 4। यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। अगर मैं 3.5 की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर 3.5 की बात करूँ तो यहाँ पर 3.5 होगा। तो हमें देखो 3.5 एक इंटीजर नहीं है, 3.5 एक इंटीजर नहीं है, तो 3.5 हम क्या लिखा? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 3.5 के पिछला। 3.5 एक इंटीजर नहीं है, तो 3.5 से जो पीछे जो भी इंटीजर है वो हमें लिखने हैं। और उनमें सबसे बड़ा कौन है? देखो इसके पीछे 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है। सबसे बड़ा कौन है? सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है यहाँ पर? 3। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3। सेम वे से अगर मैं 3.9 की बात करूँ, 3.9 यहाँ पर है, ठीक है। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इसका आंसर 4 है। 4 नहीं है, हमें जस्ट इसके देखो आप ये याद रखो कि मैं मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली जगह पर खड़ा हूँ, मैं हमेशा यहाँ पर इस साइड देखूंगा, इस साइड मुझे देखना है। और मेरे पीछे कौन खड़ा है? मेरे पीछे सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 3। तो इसका आंसर भी कितना आएगा? इसका आंसर भी कितना आएगा? 3। और अगर मैं 3 की एग्जैक्टली बात करूँ तो 3 खुद एक इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू 3 ही आएगी। देखो ये फंक्शन कैसे काम करता है। अगर तो इंटीजर है तो उसका आंसर वही इंटीजर ही आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 1 है तो 1 आएगा। बट अगर वो 3 पॉइंट मतलब अगर वो पॉइंट्स में है, मतलब फ्रैक्शन में है, तब उसका पिछला वाला इंटीजर आंसर आएगा। मतलब ये जो है ये बातें आपको पहले पता होनी चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्योंकि ना ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं क्लियर होंगी तो फिर आप ये क्वेश्चन जो अच्छे से समझ नहीं पाओगे। इसको मैं रिमूव भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसको बार बार हम यूज़ करेंगे, इसको हम यहाँ पर बार बार जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो हमें चेक करना है। सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं। अब यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब इसके लिए अब मैं ये नहीं बोल सकता लेट सी भी, यानी फिर वही पंगा है। देखो आप कहोगे सर आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ये सिखाया था सी कोई रियल नंबर मान लो, चेक कर लेंगे। बट यहाँ पर पंगा ये है, वो सी जो है अगर वो इंटीजर होगा तो ये फंक्शन हमारा और तरह बिहेव करेगा। अगर वो एक मतलब कि इंटीजर के बिना कोई वैसे ही नंबर है, हमारा जो फंक्शन है वो किसी और तरीके से बिहेव करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, लेट सी बी एनी इंटीजर। हमारा जो सी है वो हमने एक इंटीजर मान लिया, तो सी कोई इंटीजर है। तो सबसे पहले ऐसा करेंगे, सबसे पहले अब ये फंक्शन ही हमारा ऐसा है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट की जो है वो बात करेंगे। तो कैसे करेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ एक्स। तो हमारे फंक्शन की एक ही वैल्यू है, वो कौन सी है? वो है जी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब इसको मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये मैंने नंबर लाइन बना ली। अब सी एक इंटीजर है, आपको पता है सी एक इंटीजर है। तो यहाँ पर मान लो सी एक इंटीजर है और ये कितना होगा? c-1 और ये कितना होगा? c+1। सी एक इंटीजर है, मान लो उसकी वैल्यू 2 है, तो उसके पीछे कौन होगा? 2 - 1 मतलब 1, उसके आगे कौन होगा? 2 + 1 मतलब 3। तो इस तरह से ये हमारी नंबर लाइन है। अब देखो इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको थोड़ा सा h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करूं, अगर मैं यहाँ पर h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करूं तो कैसे करेंगे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, मैं x को क्या लिखूंगा? c-h। अब आप मेरे को बात बताओ, c-h कहाँ पर होगा? c-h कहाँ पर होगा? यहाँ पर, ये आपका c-h। अब जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, अब ये बीच में आ गया, तो c-h का आंसर कितना आएगा? c-h का आंसर कितना आएगा? आप बोलोगे सर उसका पीछे वाला, हमने हमेशा पीछे देखना है। पीछे मेरा इंटीजर कौन है?
c माइनस वन। तो इसका आंसर कितना आ रहा है c माइनस वन। ठीक है, अब सेम वे से हम जो है वो इसकी जो है लेफ्ट हैंड लिमिट चेक, राइट हैंड लिमिट जो है वो चेक करेंगे। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट प्लीज़ बातों को यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर से, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस एफ एक्स। आपको पता है इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस हमारे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कैसे लिखेंगे, c प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ पर c माइनस एच का था, यहाँ पर c प्लस एच का है। अब फिर से अगर इसको मैं अगर यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने बना लिया, अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब हमारा जो c प्लस एच है वो कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर होगा। ये क्या है, c प्लस एच। अब ऑब्वियसली बात है, c एक इंटीजर है, c प्लस वन एक इंटीजर है, उसके बीच में है, तो इसके पीछे कौन है, इसके पीछे है जी c। इसके पीछे कौन है, c। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। तो हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है। एक बार इसको मैं यहाँ पर, चलो ऐसा कर बाद में करूँगा, पहले रियल उसकी नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर मैंने इंटीजर मान लिया, अब ये जो हुई ना कि ये इंटीजर रहेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर फंक्शन को दोबारा से लिखते हैं, दोबारा से, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, लेट C be any real number but not integer। C एक रियल नंबर है बट वो इंटीजर नहीं है। अब देखो C जो है वो मतलब कि एक रियल नंबर है बट वो इंटीजर नहीं है, मतलब वो मतलब कि फ्रैक्शन में नंबर हो सकता है बट फुल नंबर नहीं हो सकता। तो अगर C एक रियल नंबर है तो वो कैसा होगा, सच दैट, बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सच दैट जो हमारा c है ना वो a माइनस ए और a के बीच में है, वेयर a इज एनी इंटीजर। पहले मैं आपको इसी बात को समझा देता हूँ कि ये मैंने कैसे लिखा है। अब देखो c एक रियल नंबर है बट वो इंटीजर नहीं है, मतलब वो फ्रैक्शन में होगा। मान लो 1/2 है, मान लो 1/3 है, 1/2 है 0.5। तो 0.5 जो है वो एक 0 और 1 जो कि इंटीजर है, ये दोनों क्या हैं, इंटीजर है, इनके बीच में है। ठीक है, अगर 1 एक इंटीजर है, मान लो ये 1 इंटीजर है, इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस 1। अगर ये एक मान लो 2 है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 माइनस 1, मतलब ये किसी इंटीजर के बीच में है। अगर c एक फ्रैक्शन में नंबर है तो वो दो इंटीजर के, देखो आपको पता है कोई भी दो नेचुरल नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल या रियल नंबर लिख सकते हैं। बाकी रैशनल वैसे बोलेंगे, अब क्योंकि हमारा जो नंबर है वो रियल नंबर है और वो इंटीजर नहीं है, मतलब वो इसके बीच में होगा, चाहे 1-2 के बीच में हो, चाहे 2-3 के बीच में हो। तभी मैंने a माइनस 1 और a ले लिया। आप a और a प्लस 1 भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि जरूरी नहीं है कि आपने जिस तरह से मैंने लिया है उसी तरह से लेना है। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर है, कि ये मैंने कैसे लिया है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे जी केसेस। सबसे पहले सॉरी केसेस बोल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या कहती है, लिमिट x अप्रोचेस टू, क्या लिखूंगा, c नेगेटिव एफ एक्स। आपको पता है आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी है, आपके फंक्शन की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब आपको पता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, कैसे लिखूंगा इसको मैं, c माइनस एच। अब इसके लिए फिर से हम क्या बनाएंगे, हम जो है वो बनाएंगे नंबर लाइन। ये आपकी नंबर लाइन है। ठीक है, अब नंबर लाइन पर आपको पता है, इसको मैं कैसे दिखाऊं, नंबर लाइन पे जो है c माइनस एच, तो ये रहा c हमारा। अब ये हमारा है a माइनस 1, ये हमारा है a, क्योंकि हमारा जो c है वो एक इंटीजर के बीच में है। और c माइनस एच कहाँ पर होगा, c माइनस एच होगा यहाँ पर, c माइनस एच यहाँ पर होगा। और आपको पता है
अगर देखो c खुद एक इंटीजर नहीं है, c एक इंटीजर नहीं है, तो उसके पीछे कौन खड़ा है, उसके पीछे बड़ा इंटीजर कौन खड़ा है, a-1। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, a-1। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो। देखो c एक इंटीजर नहीं है, c एक इंटीजर नहीं है, मान लो c की वैल्यू है 3.9, तो 3.9 से अगर मैं कुछ कम ले लूँ, मान लो 3.7 ले लूँ, उसका आंसर भी पिछला इंटीजर ही आएगा, इसका आंसर भी पिछला इंटीजर ही आएगा। तो इस तरह से इसके पीछे इंटीजर कौन है, वो a-1 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, a-1। अब सेम वे से हम जो है वो राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट को देखते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस fx। आपको पता है इसका मतलब क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपको पता है इसका मतलब क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, किसको क्या लिखूंगा, c प्लस h। अब इसको उठा के कॉपी कर लेते हैं, तो देखो क्या बनेगा। तो हमारे पास ये सिचुएशन है, ठीक है, हमारे पास ये सिचुएशन है, तो इसको रिमूव कर दो। अब हमारा जो है वो c प्लस एच यहाँ पर होगा, ठीक है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे, अब बताओ कितना आंसर आएगा, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर c। अब देखो c एक इंटीजर नहीं है, इसको ऐसे समझो, मैं 3.5 की बात कर रहा हूँ, इसके पीछे 3 है, इसके आगे 4 है। अगर मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊँ 3.6, कितना आंसर आएगा 3, 3.9 कितना आंसर आएगा 3, मतलब पिछला इंटीजर आंसर आएगा। और यहाँ पर हमारे पास इंटीजर कौन है, a-1। यहाँ पर हमारे पास इंटीजर कौन है, a-1। तो ये बात आपको मतलब समझनी चाहिए यहाँ पर। अब लास्ट में क्या रह गया, दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं, लास्ट में क्या रह गया, आल्सो हम क्या चेक करेंगे, एग्जैक्टली c पर f ऑफ c का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c। अब c खुद एक इंटीजर नहीं है, तो उसका आंसर कितना आएगा, a-1। तो क्लियरली यहाँ पर ध्यान से देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ c। ये सभी आपस में क्या हैं, इक्वल। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स अदर देन इंटीजर्स। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को दोबारा से समझाना चाहूँ, अगर देखो यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, पहले मैंने आपको यही समझाया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो काम कैसे करता है, वो इंटीजर को और तरह से बिहेव करता है, बट जो नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स होते हैं उन पर और तरह बिहेव करता है। तो मैंने c को इंटीजर मान लिया, अगर c एक इंटीजर है तो c-1 उसका पिछला है, c+1 उसका अगला है। तो c-h का आंसर कितना होगा, उसका पिछला c-1, और c+h का आंसर कितना होगा, उसके पिछला इंटीजर कौन है, c। तो यहाँ पर f इज नॉट कंटिन्यूस, यहाँ पर एक लाइन ऐड कर लो, f इज नॉट कंटिन्यूस एट इंटेग्रल पॉइंट्स। ये बहुत बार यूज होता है। अब ये ना एक दो बार आपको मैंने सैम्पल पेपर में आई थिंक देखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इंटेग्रल पॉइंट्स पर क्या होता है, आपको पता है वो डिसकंटिन्यूस होता है। तो ये याद रखोगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटेग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस होता है। बट अगर वो रियल नंबर है और वो इंटीजर नहीं है, देखो अगर वो इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब अगर वो रियल नंबर है, फ्रैक्शन में नंबर है, वो किसी दो इंटीजर्स के बीच में होगा। अगर वो किसी इंटीजर के बीच में, तो मैंने लिख लिया c नेगेटिव का मतलब c-, उसके पिछला इंटीजर कौन है, a-1। मैं उससे आगे चला गया, अब ये तो इंटीजर नहीं है तो इसका आंसर कितना आएगा, a-1। और c खुद एक इंटीजर नहीं तो उसका आंसर भी कितना आएगा, उसका पिछला a-1। तो इसलिए ये फंक्शन रियल नंबर्स पर जो अदर देन इंटीजर हैं उस पर क्या है, कंटिन्यूस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बहुत एफर्ट्स जाते हैं ऐसी वीडियोस में। तो प्रूव दैट द एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो सबसे पहले आपको रैशनल फंक्शन का मतलब पता होना चाहिए। तो रैशनल फंक्शन को आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो रैशनल फंक्शन कैसे होता है, रैशनल नंबर आपने सुना ही है ना, वैसे ही फ्रैक्शन में, वेयर qx नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर आल्सो px एंड qx आर
पॉलिनोमियल फंक्शंस। ये पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, पॉलिनोमियल फंक्शंस। देखो मतलब ऐसे है, मतलब ऐसा कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर एक्स क्यूब आ सकता है, यहाँ ऐसा कुछ भी जो हमारा है वो मतलब यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल फंक्शन। मतलब इसमें ऊपर भी फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है, बट नीचे वाला फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है वी नो, ये बातों बातों में क्वेश्चन हो जाएंगे। वी नो एवरी, आज ही हमने एक एग्जाम्पल में किया था, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज continuous at every point of its domain। आपको पता है इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर भी हमारा फंक्शन डिफाइन है वहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। और अगर पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, वी नो, इसको कैसे लिखेंगे, वी नो, हमने कंसेप्ट वाली वीडियो में ये सीखा था, वी नो इफ एफ एंड जी आर continuous functions, then f by g also continuous where g जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर पी एक्स और क्यू एक्स मतलब कंटिन्यूस हैं, तो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आपको, सिंस बोथ पी एक्स एंड क्यू एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, आर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर कंटिन्यूस, देयरफॉर पी एक्स बाय क्यू एक्स also continuous where qx जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो therefore एवरी, ये तो बातों वाला क्वेश्चन ही है, बातें करने में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो हमेशा जो रैशनल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है। ये बातों वाली बात, मतलब ये बातें ही हैं। ये देखो रैशनल फंक्शन पहले होता कैसे है, पी एक्स और क्यू एक्स वाली फॉर्म में। जैसे रैशनल नंबर क्या होता है, 1/2, 1 फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में फंक्शन है। फ्रैक्शन में अगर फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमने आज ही की वीडियो में प्रूव किया था, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है, वो हमने आज ही प्रूव किया था। आपको दिखाई देता हूँ, फिर आपको कंफ्यूजन होगी कि नहीं सर कहाँ पर गया पॉलिनोमियल फंक्शन। ये रहा, शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन की बात हो रही है, वो दोनों कंटिन्यूस हैं, तो पी एक्स बाई क्यू एक्स भी कंटिन्यूस होगा, तो इसलिए रैशनल फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। अब ये भी बहुत ईजी है। तो साइन फंक्शन होता कैसे है, आपको पता है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब कोई नंबर तो नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर। सी को कोई भी रियल नंबर मान लो, वैसे ये कंटिन्यूस ही है, मैं पहले ही बता दूं। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन सिंगल वैल्यूड है, तो हम जस्ट लिमिट चेक करेंगे, एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स। तो कितना आंसर आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी साइन एक्स। तो लिमिट को अप्रोच करवा दो, कितना आंसर आएगा, साइन सी। आल्सो एफ ऑफ सी का आंसर कितना आएगा, वो भी कितना आएगा, तो एफ एक्स का आंसर कितना, साइन एक्स, एफ सी का आंसर कितना आएगा, साइन सी। देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। अगर ये कंटिन्यूस है, अगर ये दोनों बराबर हैं, देयरफॉर साइन फंक्शन, इसी तरह से आप कॉस भी कर सकते हो, साइन फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। शायद अगले फंक्शन में उसकी जरूरत रहेगी, इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो बहुत ईजी है, आपके सामने कॉस भी आप ऐसे ही कर सकते हो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan x। तो आपको पता है इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो tan x को देखो कैसे प्रूव करेंगे, लेट
एफ एक्स इज इक्वल टू tan x, और आपको पता है tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x। अब यहाँ पर एक कंडीशन है वेयर x जो है वो 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 2। याद करो tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। tan 270 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड होता है? क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0। cos 270 कितना होता है, 0। समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये लिखना जरूरी है। अब आपको पता है सिंस बोथ sin x एंड cos x आर कंटिन्यूस, दोनों क्या हैं, कंटिन्यूस। तो देयरफॉर हमने प्रॉपर्टी यूज़ की थी f/g, cos x इज आल्सो कंटिन्यूस। यहाँ पर आप मेंशन कर लो, बिकॉज इफ f एंड g आर continuous then f/g also continuous। तो f/g भी जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूस। वो क्या होगा, कंटिन्यूस। तो अगर sin x by cos x कंटिन्यूस है, देयरफॉर sin x by cos x is equal to tan x is also continuous where cos x नॉट इक्वल टू 0, और ये बोल सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 2n+1 π/2 नहीं होनी चाहिए। और वो भी मैंने आपको रीज़न बता दिया कि cos 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और यहाँ पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस कर लिए। अब ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं 19th और 20th, ये दोनों कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर बेस्ड हैं। तो मैंने जैसा कि मैं आपको कंसेप्ट वाली वीडियो में बताया था कि कंपोजिट फंक्शन वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, रिलेशन फंक्शन में वो नहीं है, बट अगर हम नई एनसीईआरटी में देखें तो ये क्वेश्चन है। तो मुझे लगा कि दो क्वेश्चन आसान से हैं, मैंने वो कंसेप्ट भी समझाया था, थोड़ा सा कंसेप्ट है, तो ये क्यों ना ये क्वेश्चन कर लिया जाए। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? अब इसमें क्या करना है, हमें ना एक फंक्शन को सपोज कर लेना है एफ एक्स। यहाँ पर आप ऐसा करो, लेट जी एक्स को लिख लो आप साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पर मुझे दो, आपको सर आपको कैसे आइडिया लगेगा, यहाँ पर दो फंक्शन है, साइन एक्स अलग फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, एंड एच एक्स को मान लो आप एक्स स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, नाउ मैंने वो कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट समझाया था कंसेप्ट वाली वीडियो, जी ऑफ एच, जी के अंदर एच एक्स, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो एच एक्स, देखो जी का आंसर कितना है, जी एक्स का आंसर कितना है, साइन एक्स, जी एक्स का आंसर कितना है, साइन एक्स, जी एच एक्स का कितना आंसर होगा, साइन एच एक्स, और एच एक्स का अपना आंसर कितना है, एक्स स्क्वायर। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है, जी ऑफ यानी विच लेट जी ऑफ एच को मैं लिख सकता हूँ इसी यहाँ पर ही कर लो, इसको यहाँ पर रहने दो, इसको यहाँ पर ही करो। ये बेसिकली क्या है हमारा एफ एक्स। तो यहाँ पर सिंस जी एक्स कौन है, साइन एक्स, एंड एच एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर, इज, इसको ऐसे लिखो, बोथ आर continuous functions, therefore अगर g और h दोनों continuous function है, therefore g of h also continuous। अगर g of h continuous है, which implies fx is equal to sin x square is also continuous। ये मैंने बेसिक वाली वीडियो में आपको समझाया था कि अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ भी क्या होगा, कंटिन्यूस। आई होप ये आपको क्लियर है, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब ये लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं, इसके बाद ये हमारी सारी एग्जांपल्स खत्म हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पर भी दो फंक्शंस को मिक्स किया गया है, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, लेट जी एक्स इज इक्वल टू 1 - x प्लस मॉड एक्स एंड
एच एक्स को मान लो आप मॉड एक्स, क्योंकि मॉड दो है, एक ये मॉड है एक अंदर मॉड है, ठीक है। तो नाउ यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ जी ऑफ एच, जी के अंदर एच एक्स। अब आप मेरे को बात बताओ, यहां पर ये उल्टा लिख दिया मैंने, नाउ एच ऑफ जी, इसको क्या लिखेंगे, एच ऑफ जी। एच के अंदर जी एक्स है, एच के अंदर जी एक्स है। देखो एच एक्स का आंसर कितना है, एच एक्स का आंसर कितना, मॉड एक्स। एच जी एक्स का आंसर कितना होगा, जी एक्स का मॉड। और जी एक्स की अपनी वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। तो ये है, यानी कि इसको हम एफ एक्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है नाउ अगर मैं जी एक्स की बात करूं, जी एक्स कितना है, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। अब आपको पता है ये कौन सा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन। और ये कौन सा फंक्शन है, ये है जी मॉडुलस फंक्शन। तो इनका प्लस ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, कंटीन्यूअस। ये भी क्या होता है, कंटीन्यूअस। ये भी क्या होता है, कंटीन्यूअस। आज की वीडियो में हमने किया है कि पॉलिनोमियल फंक्शन और मॉड फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटीन्यूअस। तो दोनों का प्लस भी क्या होगा, कंटीन्यूअस। दोनों का प्लस भी क्या होगा, कंटीन्यूअस। तो जी एक्स जो है वो हमारा क्या है, कंटीन्यूअस है। जी एक्स जो है वो हमारा क्या है, कंटीन्यूअस। तो जी एक्स हमारा कंटीन्यूअस हो गया, ठीक है। जी एक्स हमारा कंटीन्यूअस हो गया। तो यहां पर करते हैं आल्सो एच एक्स। एच एक्स क्या है, आल्सो एच एक्स क्या है, मॉड एक्स, ठीक है। इज ऑलवेज कंटिन्यूस। अब जी भी हमारा कंटिन्यूस है, एच भी हमारा कंटिन्यूस है। सो सिंस जी एक्स एंड एच एक्स both are continuous, therefore h of g also continuous। देखो h of g था ना, h of g which implies fx मतलब 1 minus x plus mod x is also कंटिन्यूअस। तो आपके सामने इसको भी हमने बहुत इजीली प्रूव कर दिया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये कंपोजिट फंक्शन के हैं, ये टॉपिक में से रिमूव्ड हैं रिलेशनल फंक्शन में, बट क्योंकि ये नहीं है एनसीईआरटी में, दोनों आपको करवा दिए। इसमें बस इतना सा फंडा याद रखना है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका जी ऑफ एच और एच ऑफ जी दोनों कंटिन्यूस होंगे। आई होप ये सभी एग्जांपल्स जो हैं आपको अच्छे से क्लियर हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट पर, देखो मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि ये चैप्टर जो है, ये एग्जांपल्स जो हैं वो हम आपको इजी वे में करवा पाऊँ। अब ये मैं तो नहीं बता सकता, ये आप खुद अपना नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, लाइक और शेयर करके बता सकते हो। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हमें और भी अच्छे से ऐसा जो काम जो है वो करता रहूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम 5.1 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।